हेलो एवरीवन, आप सभी का ज्योग्राफी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू ज्योग्राफी फॉर यू यूट्यूब चैनल। ये चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये चैनल उन सभी के लिए है जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जिसमें बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस या अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ज्योग्राफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल होगा जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि यह पूरा सीरीज़ चलेगा और ये इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर होगा आज का। तो आज इस लेक्चर हम घटना चक्र के समान अध्ययन पूर्वावलोकन का सामान्य भूगोल देखेंगे और इसका चौथा लेक्चर आज चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका चौथा लेक्चर। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग भारत के भूगोल का पहला अध्याय सामान्य परिचय खत्म कर चुके हैं, जिसमें क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश। फिर दूसरा पार्ट चल रहा था जो भौतिक विभाजन है। इसका भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत का पर्वतीय श्रेणी एवं पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे हो चुका था। आज हम हिमरेखा एवं हिमनाद से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो आज ये चौथा लेक्चर है और आप सबको ये बता दूं कि अगर आप लोगों में से किन्हीं ने पीछे के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसमें जाकर देख लें, ताकि आप सब एक फ़्लो में आ जाएं और एक फ़्लो में आते हुए ज्योग्राफी की अच्छी पूरी तरह से तैयारी कर लें। तो आइए अब शुरू करते हैं हिमरेखा एवं हिमनाद से। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। अक्षांश, उच्चावच, वर्षा की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में विभिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल, स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नता, मतलब इन सभी भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग है। परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग में 5600 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। काराकोरम अभिविभाजित जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनादों या बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है। तो कितना बर्फीली क्षेत्र ढका हुआ है? 40,000 वर्ग किलोमीटर। कहाँ? काराकोरम रेंज और अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय के प्रमुख हिमनाद महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और पारा हिमालय, ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी में हिमनाद पाए जाते हैं। लद्दाख हिमालय में हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनादों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनाद सोना पानी है, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चांदी घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनाद विद्यमान हैं, जिसमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पारा 61 किलोमीटर, ब्याफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख हैं। चौराबड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर की दक्षिणी ढाल की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मिलाम हिमनाद उत्तराखंड में कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनाद है। इसी हिमनाद में शारदा नदी या काली नदी का उद्गम होता है। तो आइए नोट में क्या देखते हैं आगे। नोट: ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाइनी। तो कौन सा ग्लेशियर बड़ा है ये देखना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल, ले प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत भौतिक भूगोल का स्वरूप, लेखक रविंद्र सिंह
ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय VS चौहान एंड अलका गौतम। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय के भारद्वाज। ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है जबकि इनकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधिकारिक स्रोत उपलब्ध हो। ऐसे स्रोत हैं: पहला, रिकॉर्ड ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 एवं वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री। रिकॉर्ड्स ऑफ ग्लेशियर सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन की लंबाई 45 मील और ससाइनी की लंबाई 11 मील। फिर आगे नोट में देखते हैं क्या है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 पेज 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको ग्लेशियर है जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोत के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससाइनी का स्थान बहुत पीछे है। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन 76.64 किलोमीटर क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल कितना है 1056.42 वर्ग किलोमीटर। ससाइनी की लंबाई कितनी है 17.85 किलोमीटर, क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर है। नोट, WGI वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार जेमू एवं गंगोत्री भी सियाचिन से बड़े ग्लेशियर हैं। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है, अतः अभी भी ससाइनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। आइए मैप पे देख लेते हैं कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे है। यहाँ है बाल्टोरो ग्लेशियर, उसके नीचे बाइफो ग्लेशियर, हिस्पारा ग्लेशियर, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर, द्रांग द्रुंग हिमानी, फिर उसके नीचे यहाँ गंगोत्री, यहाँ यमुनोत्री, यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर, फिर इधर मिलाम ग्लेशियर, फिर पिंडारी ग्लेशियर, फिर कफनी ग्लेशियर, फिर इधर जम्मू ग्लेशियर। तो इतने सारे ग्लेशियर भारत के उत्तरी भाग में हैं। ये जम्मू एवं कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, ये सिक्किम। आइए नीचे देखते हैं। भारत के प्रमुख हिमनाद हिमानी के नाम, स्थिति, लंबाई किलोमीटर में। सियाचिन काराकोरम रेंज में 76.64 किलोमीटर। बयाफो काराकोरम रेंज में यह भी है 60 किलोमीटर। हिस्पारा काराकोरम 61 किलोमीटर। वाल्टोरो काराकोरम 58 किलोमीटर। चेगोलुंगमा काराकोरम 50 किलोमीटर। खोरदोजीन काराकोरम 41 किलोमीटर। रीमो कश्मीर 40 किलोमीटर। पुनुमा कश्मीर 27 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड 26 किलोमीटर। जेमू सिक्किम नेपाल 25 किलोमीटर। ससाइनी काराकोरम 17.85 किलोमीटर। रूपल कश्मीर 16 किलोमीटर। दियामिर कश्मीर 11 किलोमीटर। आइए अब इसके प्रश्नों पे आते हैं। ये BPSC का पूछा हुआ प्रश्न 1994 का है। हिमालय से हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो अभी हमने पीछे देखा था 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, तो ये इसका विकल्प ये होगा ए। और ऑप्शन 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ये पूर्व होगा, इसलिए इसका आंसर है, क्योंकि पूर्व इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में उपयुक्त में से कोई नहीं। हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्व हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चेगोलुंगा या बियाफो? तो हो जाएगा सियाचिन इसमें। इसका विकल्प में दिए गए हिमनादों सबसे बड़ा सियाचिन 76.64 किलोमीटर है। सबसे बड़ा हिमनाद निम्न में से कौन सा है? कंचनजंगा, रुंडनु, गंगोत्री या केदारनाथ? तो इसका हो जाएगा गंगोत्री। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनादों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनाद 26 किलोमीटर,
रुंडून हिमनाद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनाद 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनाद 14 किलोमीटर, अतः सही उत्तर विकल्प सी है। फिर आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनाद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, सियाचिन। आइए इसका विवरण देखते हैं। विकल्प में दिए गए हिमनादों की लंबाई WGI के अनुसार निम्न है। हिमनाद स्थान लंबाई, सियाचिन काराकोरम में है, ससाइनी काराकोरम में 17.85 किलोमीटर, गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम नेपाल में 25 किलोमीटर और सियाचिन काराकोरम में 76.64 किलोमीटर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 में पेज नंबर 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है तथा इसी दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेको ग्लेशियर है जो कि पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा होगा। आइए इसके अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया था, 2014 में, 2004 में और 2010 में। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो इसका आंसर होगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय के हिमनादों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों में हिमनादों के समान है। हिमालय के हिमनादों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इसका विकल्प बी होगा, सबसे अधिक है हिमालय के हिमनादों के पिघलने की गति। हिमालय के हिमनादों के पिघलने की गति सर्वाधिक है गंगा नदी के उद्गम स्थान पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणामस्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। यह बड़ा गंभीर विषय है। निम्नलिखित हिमनादों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाम या रूपल। तो इसका आंसर है मिलाम। मिलाम हिमनाद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनाद है। इसी हिमनाद से शारदा नदी, काली नदी का उद्गम होता है। तो 7वां पाठ खत्म हुआ। आइए 8वां पाठ पे आते हैं। पठार। प्रायद्वीपीय भारत के चट्टान की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी एवं और गोदावरी बेसिन के कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रस्टोशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गम से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन का पठार पर बेसाल्ट निर्माण लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार के 2 मुख्य भाग है। मध्य उच्च भूमि। इस पठार के 2 मुख्य भाग है। पहला मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा का पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब नर्मदा नदी के उत्तर का भाग को मध्य उच्च भूमि बोला जाता है और मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकरी है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम भाग में चौड़ी और पूर्व भाग में संकरी है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। तो यह ध्यान रखिएगा कि दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड की रांची, हजारीबाग, स्थाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,249 वर्ग क्षेत्रफल में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार का प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार के ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है।
इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखिए कि मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबी एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप का लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस पठार की उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार के से निर्धारित की जाती है। आइए मैप पे एक बार देख लेते हैं कौन सा पठार कहाँ पे है। यहाँ पे लद्दाख पठार है, ये मालवा का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, ये काठियावाड़ का पठार, ये दक्कन पठार, इसमें महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार है। और ये दंडकारण्य क्षेत्र, ये दक्कन का पठार, और यहाँ मेघालय का पठार। तो क्लियर है, ये मैप देख लीजिए एक बार आप लोग। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भाग्य है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मतलब दक्कन का पठार कैसा है, एक त्रिभुजाकार स्थित में है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार तथा सतपुड़ा की श्रेणी है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रेणी इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या पर्दन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तरी पूर्व में पाया जाता है, मतलब उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्व भाग में पाया जाता है। इसका स्थानीय रूप से मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखिएगा। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। तो ये कैसे पृथक होता है, मालदा गैप के द्वारा पृथक होता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी तथा जयंतिया है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिला के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 4,800 किलोमीटर में है तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 320 किलोमीटर में है और ये 480 किलोमीटर में है। तो इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 480 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग 320 किलोमीटर में है। समझ गए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। भारत के दक्कन का पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। क्रिस्टोसियन युग में, प्लीस्टोसिन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसिन युग में। तो ये क्रिस्टोसियन युग में हुआ था। आइए इसका विवरण देखते हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिस्टोसियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गम से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2013 का पूछा हुआ प्रश्न था। मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो ये प्रायद्वीपीय खंड का है। इसका विवरण देखते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बीपीएससी का पूछा हुआ 1996 का क्वेश्चन है। भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार निर्मित हुआ, कहाँ निर्मित हुआ, कब निर्मित हुआ? इयोजोइक कल्प में, पैलियोजोइक कल्प में, मेसोजोइक कल्प में या सेनोजोइक कल्प में? तो ये पैलियोजोइक कल्प में विकसित हुआ था। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प में निर्मित हुआ।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकलने वाली नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोह, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, खनन उद्योग का विस्तार तथा औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ खनन उद्योग का विस्तार तथा औद्योगिकरण था, इसलिए छोटा नागपुर का पठार घना बसा हुआ क्षेत्र है। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक स्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोह, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं होता। आइए अगला प्रश्न। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो यह एक अग्र गंभीर भूमि है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपन मिलती है। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाया जाता है, अतः यह एक अग्र गंभीर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान हैं। रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छोटा नागपुर मैदान, वर्षा छाया क्षेत्र तथा छोटा नागपुर पठार। छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार, रिफ्ट घाटी क्षेत्र तथा वर्षा छाया क्षेत्र। रिफ्ट छाया क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार तथा वर्षा छाया क्षेत्र। छत्तीसगढ़ मैदान, वृष्टि छाया क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार तथा रिफ्ट घाटी क्षेत्र। तो इसमें देखना है कौन क्या है। ये 1997 का पूछा हुआ प्रश्न है IAS प्री में। ए, बी और सी में देखना है क्या है। तो ए, ये यहाँ पे ये नर्मदा और ताप्ती है, तो ये रिफ्ट घाटी का क्षेत्र है। तो रिफ्ट घाटी ए और सी में मिलती है, तो या तो ए होगा या सी हो गया, सी होगा, बी और डी तो होगा नहीं। और फिर देखते हैं ये छत्तीसगढ़ मैदान है, तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ मैदान है और सी में भी छत्तीसगढ़ मैदान है। तो आइए देखते हैं फिर ये सी के जगह पे क्या है, यहाँ पे वर्षा छाया क्षेत्र है। और तो ये वर्षा छाया क्षेत्र तो यहाँ होगा नहीं, वर्षा छाया क्षेत्र ये है। तो ए गलत, बी गलत, तो इसका ऑप्शन होगा सी, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, फिर छोटा नागपुर मैदान, छत्तीसगढ़ मैदान, फिर छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। तो इसका विकल्प सी होगा। आइए इसका विवरण देखते हैं। उपयोग दिए गए मानचित्र में ए, बी और सी द्वारा अंकित क्षेत्र इस प्रकार है। ए नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी छत्तीसगढ़ मैदान, सी छोटा नागपुर पठार, डी पश्चिमी घाट के पूर्वी में वृष्टि छाया क्षेत्र। अतः सही विकल्प डी है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में देखना है, तो ये मालवा का पठार होगा दोनों के बीच में। आइए इसका विवरण देखते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। आइए इसका विवरण देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिला में 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2003 का पूछा हुआ झारखंड PCS का प्रश्न है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती या पश्चिमी? तो यह मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह BPSC का 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट में। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब कौन सा हिस्सा बिहार का पुराना है? रोहतास पठार, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, उत्तरी गंगा मैदान। उपयुक्त में से कोई या उपयुक्त में से एक से अभी? तो इसका आंसर सी होगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ। इसका विवरण देखते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ
धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पहाड़ी विंध्य क्रम का, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ तृतीय क्रम का तथा उत्तरी गंगा मैदान नवीनतम है। तो समझ गए आप लोग। फिर आइए अगला प्रश्न पे देखते हैं। ये भी बीपीएससी द्वारा 18 का पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग नहीं है, बाकी गारो, खासी और जयंतिया उसका हिस्सा है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग है। आइए अगला देखते हैं, तटीय भाग। ये 9वां पार्ट है, तटीय भाग। इसमें ए में भारत की तटरेखा। तो आइए देखते हैं भारत की तटरेखा में क्या क्या आता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा 9 राज्य स्थित है। भारत की तटरेखा में कितने टोटल राज्य है? तो 9 राज्य है, याद रखिएगा। भारत की तटरेखा में गुजरात 1214.70 किलोमीटर, महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, गोवा 151 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, केरल 5,569.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, उड़ीसा 476.4 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर 4 संघ शासित क्षेत्र हैं: दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दमन द्वीप 10 किलोमीटर है इसका, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर लंबाई है, पुदुचेरी 30.60 किलोमीटर की लंबाई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर की लंबाई स्थित है इसमें। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा की है। तो गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा की है। तो गुजरात राज्य की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर और गोवा की तटरेखा 151 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये वैल्यू। आइए मैप पे देखते हैं कौन कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे है। तो यहाँ गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा, फिर यहाँ कर्नाटका, फिर यहाँ केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। इसमें महाराष्ट्र में यहाँ पे जंजीरा दिखा रहा है, गोवा में यहाँ कलंगागुट पुलिन दिखा रहा है, फिर कर्नाटक में यहाँ उडुपी दिखा रहा है, फिर केरल में यहाँ कन्याकुमारी है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, फिर तमिलनाडु में ही तुतिकोरियन है, फिर यहाँ चेन्नई है, फिर यहाँ ओरोविले है, फिर यहाँ मरीना बीच है, फिर यहाँ इन्नौर है, यहाँ विशाखापट्टनम है, फिर यहाँ गोपालपुर पुलिन है, यहाँ हल्दिया है, यहाँ दिंगा पुलिन है, यहाँ कोलकाता है। तो ये मुख्य बंदरगाह दिखाया जा रहा है यहाँ पे तटरेखा के समीप में। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। आइए आगे देखते हैं। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधा रेखा को आधार रेखा कहते हैं। मतलब अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। मतलब कहीं पे अगर कटा फटा क्षेत्र है तो उसे सीधा मिलाने के लिए आधार रेखा का यूज़ किया जाता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। मतलब किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील होती है। तो यह याद रखिएगा, 12 समुद्री मील तक क्षेत्रीय सागर बोला जाता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। समीपस्थ मंडल कॉन्टिग्यूअस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील नॉटिकल माइल तक है। मतलब समीपस्थ मंडल या कॉन्टिग्यूअस जोन 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत
को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय आधार प्राप्त है। किसी भी देश का अन्य आर्थिक जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 किलोमीटर समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैप के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। ये आधार रेखा, ये जो कटा फटा लाइन है, ठीक है, तो ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा, ये लाइन, क्योंकि कटा फटा रेखा को मिलाने वाली एक रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। फिर आधार रेखा के अंदर जितना भी जल, समुद्री जल है, उसे आंतरिक जल कहते हैं। फिर यहाँ से आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, मतलब ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जूम करके देखते हैं थोड़ा इसे, यहाँ से यहाँ तक आधार रेखा से इस सीमा तक, इसे क्षेत्रीय सागर कहते हैं। ये 12 नॉटिकल माइल्स की है। फिर यही आधार रेखा से इस लाइन तक, आधार रेखा से इस लाइन तक, इसे समीपस्थ मंडल या कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। ये 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। फिर इसी आधार रेखा से ये लाइन, ये 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, 200 नॉटिकल माइल। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसे बोला जाता है। चलिए आइए अब नीचे देखते हैं क्या है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल या इंटरनल वाटर कहा जाता है। मतलब यही स्थल भाग और ये आंतरिक रेखा के मध्य के बीच जो भी जल का भाग होगा, इसे इंटरनल वाटर या आंतरिक जल बोला जाता है। आइए प्रश्नों पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या विशाखापट्टनम। तो चेन्नई से औसत समुद्री तल मापा जाता है भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक या तट से 24 समुद्री मील तक। तो अभी हमने आप देखा था तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल कहलाता है किसी भी देश के लिए। तो किसी भी देश के लिए प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर। तो यह 7500 किलोमीटर तक होगी। ये ये JPSC मतलब झारखंड PCS 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह BPSC का पूछा हुआ प्रश्न 1994 का है। भारत की तटरेखा है 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5958 किलोमीटर लंबी या 6175 किलोमीटर लंबी। तो कोई भी यहाँ पे स्पष्ट आंसर नहीं है, तो इस प्रश्न को दुविधा में रखा गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को खोजने का कोशिश करते हैं। तो भारत की तटरेखा ऐसे 5422 किलोमीटर है। तो निकटतम में ये आता है C, तो C मानकर चलेंगे, मगर ये भी विकल्प गलत है। तो आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं उसे छोड़ते हुए। ये देखिए, ये कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ये MPPCS में 1995 में पूछा था, फिर 2004 में पूछा था, फिर उत्तराखंड ने इसे 2006 में पूछा था, फिर उत्तराखंड ने फिर इसे 2006 में पूछा था, एक बार प्री में पूछा, एक बार मेंस में पूछा, फिर एक बार फिर से 2006 में LDA या UP UDI में पूछा गया था, फिर UPPCS से 2007 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है। तो आइए इसका विवरण देखते हैं। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 1214.70 किलोमीटर है।
भारत की तटरेखा की लंबाई कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों की तटरेखा की लंबाई इस प्रकार है। तो गुजरात की लंबाई 1214 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की लंबाई 652.60 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर है। केरल 569.70 किलोमीटर है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये 2008 में IAS प्री में पूछा गया प्रश्न था, फिर ये 2014 में पूछा गया, फिर 2017 में पूछा गया। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 7, 8, 9 या 10? तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये IAS प्री 1994 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है। किसका सूचक है रत्नाकर नाम? अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो हिंद महासागर का नाम रत्ना सागर था। भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रूप में प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्ना सागर नाम हिंद महासागर का था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्ना सागर ज्वेल ऑफ माइन से संबोधित किया गया था। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी से। तो लहरों से सर्वाधिक अपरदन होता है तटरेखा का। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि के प्रमुख भूमिका होती है। इसमें सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होती है। तो आइए अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं। बी में पूर्वी एवं पश्चिमी तट, मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तट। भारत के पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का पश्चिमी तट क्या है? तो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तट का उत्तरी भाग कोंकण तट मुंबई तथा गोवा तक, फिर मध्य भाग को कर्नाटक तट कर्नाटक में तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। मतलब ये हो गया पश्चिमी भाग। तो यहाँ से यहाँ महाराष्ट्र एवं गोवा तक हो गया कोंकण। फिर गोवा से कर्नाटक हो गया या कर्नाटक तट। फिर कर्नाटक से केरला या कन्याकुमारी तक हो गया मालाबार तट। समझ गए? फिर आगे देखिए, पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार, मतलब कहाँ और कहाँ के बीच में? महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार, नॉर्थ सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कॉमेरियन या कन्याकुमारी तक है। मतलब काराकोरम तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कॉमेरियन कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला, मुंबई जो महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में है, मुर्मुगांव गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीला महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में, न्यू मंगलोर आदि है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नौर तमिलनाडु तथा तूतीकोरिन तमिलनाडु आदि में है। आइए अब इसके प्रश्नों पे आते हैं। भारतवर्ष के पश्चिमी तट निम्न शहरों पर विचार कीजिए। मतलब पश्चिमी तट के निम्न शहरों पर विचार कीजिए: जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, यश और सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। मतलब इसे उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है इस रूप में:
तो एक बार आप सजाने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोलाई, सिंधुदुर्ग। तो इसमें सबसे उत्तर में तो जंजीरा है, क्योंकि जंजीरा महाराष्ट्र में स्थित है। तो एक इसमें है, इसमें मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा सिंधुदुर्ग होगा। फिर तीसरा हो जाएगा ये कन्नूर, और फिर नागरकोलाई। तो इसका विकल्प डी सही होगा। आइए इसका विवरण देखते हैं, कौन सा तट कहाँ स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों के उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है। और नागरकोलाई तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह 1996 का पूछा हुआ प्रश्न था आईएएस का। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णन स्थान है। कौन सा स्थान के बारे में बोला जाता है? तमिलनाडु तट पर, केरल तट पर, कर्नाटक तट पर या गोवा तट पर? तो यह तमिलनाडु तट पर स्थित नगर है। आगे सब विवरण देखते। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में दिया हुआ है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मानचित्र है। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं। समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता सामान्य रेखा, वे क्षेत्र जिन तक प्रभुत्व सत्ता का विस्तार है। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो ये जो रेखा दिखा रही है, यह कौन सी क्षेत्र को दिखा रही है? ये वाली जो रेखा है, ये क्या दर्शा रही है? तो ये समुद्र तटीय प्रदूषित क्षेत्र है। लवण गहनता सम्मान रेखा है। वे क्षेत्र जिन तक प्रभु सत्ता का विस्तार है। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है। तो यह अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को दर्शा रही है। यह आईएएस प्री 1995 का पूछा हुआ प्रश्न था। आइए इसका विवरण देखते हैं। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की और क्रमशः महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाया जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतवर्ष के निम्न शहर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले या तुतुकोरिन? तो ये तुतुकोरिन तो नहीं होगा। तो 4 जिसमें वह छट जाएगा। 4 डी में है, 4 सी में है, तो यहाँ ये छट गया। फिर जंजीरा, ओरोविले, उडुपी। तो जंजीरा महाराष्ट्र में है, अभी हम लोग ने पीछे देखा था। तो एक इसमें है, तो मतलब यही आंसर होगा, क्योंकि एक इसमें नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कैसे एलिमिनेशन किया जा रहा है यहाँ पे।
कैसे एलिमिनेट किया जा रहा है विकल्पों को, या बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा दे। आइए इसका विवरण देखते हैं। उपयुक्त तटीय नगरों पर अवस्थित इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। उडुपी कर्नाटक में उडुपी जिले में है। ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पौंडीचेरी में है। इस नगर के अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। फिर तुतुकुरियन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करने वाला। ये 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सागर पुलिन और राज्य: दीघा, गोपालपुर, कलंगुट और मरीना। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा। तो कौन किधर मिल रहा है देखना है। तो हम लोगों को पता है कि मरीना बीच जो है उड़ीसा में मिलता है। तो डी का 3 कौन सा है? नहीं सॉरी, मरीना बीच यहाँ मिलता है तमिलनाडु में। तो डी का 1 यहाँ है और डी का 1 यहाँ है। तो या तो बी ऑप्शन होगा या फिर सी डी ऑप्शन होगा। तो फिर और देखते हैं। दीघा बीच, दीघा पश्चिम बंगाल में मिलता है। तो ए का 2 इसमें है, तो ए का 2 इसमें है और डी का 1 इसमें है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए फिर अब चारों देख लेते हैं। ए का 2 दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में और मरीना बीच तमिलनाडु में। आइए इसके विवरण में देखते हैं। दिए गए सागरीय पुलिनों तथा उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित निम्नलिखित है। सुमेलन निम्न अनुसार है। सागर पुलिन राज्य: दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलंगुट गोवा और मरीना तमिलनाडु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण। तो कोरमंडल है। उत्तरी सरकार कोरमंडल के उत्तर भाग में स्थित है और कोंकण महाराष्ट्र गोवा के बीच में है। कोरमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरियन या कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरमंडल तट। तो ये कोरमंडल तट होगा। ये अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरियन के मध्य स्थित है? कोरमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोंकण तट। तो ये कोरमंडल तट हो जाएगा। ये तमिलनाडु तट भी यही है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरियन के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात। तो हो जाएगा कन्याकुमारी इसका आंसर। आइए अब इसके 10वें भाग पे आते हैं। द्वीप समूह। द्वीप समूह का पहला पार्ट है बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगली पुल के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीप हैं। इसमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 18 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 204 द्वीप समूह अंडमान में और 18 द्वीप निकोबार में, और टोटल कितना द्वीप है? 222 द्वीप है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप पर स्थित बैरन ज्वालामुखी है।
इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है कौन सा? नारकोंडम द्वीप पर। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी आराकानियोमा का विस्तार से हुआ। मतलब अंडमान द्वीप का विस्तार उत्पत्ति कैसे हुई? तो तृतीयक पर्वत श्रेणी आराकानियोमा का विस्तार से हुआ। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप के प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंडारू समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रोवर केकड़े ग्रैंड रोवर क्रैब के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। मतलब कहाँ? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो यह पुलिकट झील में स्थित है। ठीक है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु आदम ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। तो ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित राम सेतु या आदम्स ब्रिज भारत में पंबन द्वीप के अंतिम छोर से धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर या सैंडल पीक स्थित है। कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। यह 1996 का आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न था। अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 मीटर ऊंचाई वाले उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगली पुल के निकट स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन है? सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावोलो या माउंट कोयले। तो माउंट पीक हो जाएगा, सैंडल पीक इसका आंसर। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी के दो द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, अरब सागर के द्वीप समूह हैं, हिंद महासागर में दो द्वीप हैं। तो यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप समूह हैं। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 200, 240, 220 या 250। तो हो जाएगा 220 इसका आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 222 है, जबकि द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या 572 है। तो ये याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 222 है, जबकि द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या 572 है। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिए, ये दो वैल्यू याद रखिए। कुल द्वीप 222 है, द्वीप एवं टापू दोनों मिला देंगे तो 572 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करती है। अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। आइए इसका विवरण देखते हैं। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार द्वीप से अलग करती है। तो अंडमान द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप कौन सा? लघु अंडमान द्वीप। और निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप कौन सा? तो कार निकोबार द्वीप। ये दोनों को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक किया जाता है? तो ये आईएएस प्री 2014 का पूछा हुआ प्रश्न था। तो ये अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करती है? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान को, अंडमान तथा निकोबार को, पंबन तथा मन्नार को। तो अंडमान तथा निकोबार हो जाएगा इसमें विकल्प। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में,
मध्य सागर में या चीन सागर में? तो यह बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। ये 2010 का पूछा हुआ प्रश्न था। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इससे उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी केप कैमोरियन से कृष्णा डेल्टा तक विस्तृत है। फिर आइए अगला प्रश्न। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? बैरिन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान? तो यह बैरिन द्वीप हो जाएगा जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। भारत के बैरिन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय विस्फोट से हुआ। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह द्वीप अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न IAS प्री द्वारा 18 का पूछा हुआ प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं। बैरन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो यह स्टेटमेंट सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये गलत है। ये ग्रेट निकोबार से नहीं, दूसरे द्वीप से 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी ने 1991 में उद्गम हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो यह भी गलत है। ये 1991 नहीं होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, केवल एक सही है। आइए इसका विवरण देखते हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 139 किलोमीटर दूर उत्तरी पूर्व में स्थित है। यह भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अतः कथन एक सही है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर के मध्य दूरी लगभग 149 किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर तथा ग्रेट निकोबार की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है, अतः बैरन द्वीप एवं ग्रेट निकोबार की दूरी 140 किलोमीटर से अधिक होगी, अतः कथन 2 गलत है। फिर बैरन द्वीप लगभग 177 वर्ष निष्क्रिय रहने के पश्चात वर्ष 1991 में सक्रिय हुआ एवं इस द्वीप में वर्ष 1994-95 पुनः उद्गार हुआ, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। 1991 में हुआ, फिर 1994 में हुआ, 1995 में, इसलिए यह सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? तो यह जाएगा बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप। तो यह पुलिकट झील के समीप चिल्का झील स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है चिल्का झील, पुलिकट झील के समीप में। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राम सेतु आदम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोटी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से? तो यह धनुषकोटी से शुरू होती है। इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। राम सेतु आदम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं। IAS प्री 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका? तो सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार से सबसे समीप निकटतम द्वीप में है। आइए इसका विवरण देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार भारत के दक्षिणतम द्वीप है। यह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 60 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट से 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट के मध्य स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480
किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो आइए अब इसका अगला पार्ट भी देखते हैं, अरब सागर के द्वीप समूह। अभी हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह देखे थे, अब अरब सागर के द्वीप समूह की बारी है। आइए देखते हैं। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप सबसे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे, लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीप के समूह हैं। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। तो यहाँ याद रखिएगा कि द्वीपों की कुल संख्या लक्षद्वीप में 36 है। वहीं अंडमान निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या 222 थी और द्वीप तथा टापुओं को मिलाकर यह 572 कुल संख्या थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार या बंगाल की खाड़ी में यह 222 द्वीप थी, द्वीप तथा टापू मिलाकर 572 थी। वहीं लक्षद्वीप 36 द्वीप है। ठीक है, इसमें से केवल 10 द्वीप ही अब आबाद है, मतलब 10 द्वीप पर ही लोग रहते हैं, बाकी 26 द्वीप पर लोग नहीं रहते हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह में अमीव द्वीपी और सबसे दक्षिण द्वीप समूह में मिनिकॉय है। मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे उत्तर द्वीप समूह में कौन सा है, अमीन द्वीपी, और सबसे दक्षिण में मिनिकॉय। मिनिकॉय शेष द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा 4.80 वर्ग किलोमीटर द्वीप भी है। मतलब मिनिकॉय द्वीप पूरे लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होती है और ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो करावती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप एंट्रोल तथा एंड्रोथ 4.90 वर्ग किलोमीटर है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सालसेत द्वीप भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई और थाने नगर कहाँ स्थित है, तो सालसेत द्वीप पर स्थित है। अब तटीय द्वीप ऑफशोर आइलैंड गंगा के डेल्टा प्रदेशों। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पीरम, खंबात की खाड़ी, भैसला, काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, करुणभार, कच्छ तट, फिर खड़िया बेट, अलिया बेट, नर्मदा ताप्ती मुहाने के पास, फिर बुच्चर, फिर करंजा क्रास मुंबई के पास, फिर भटकल, फिर पिजन कॉक, फिर सेंट मेरी मैंगलोर तट के पास, अंजी द्वीप गोवा तट के पास, फिर बायपिन कोचिन के पास, शॉर्ट व्हीलर महानदी ब्रह्मणी के मुहाने के पास, महानदी ब्रह्मणी के मुहाने के पास, फिर न्यू मूर एवं गंगा सागर गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। तो आप इन द्वीपों को एक बार देख लिया अच्छे से, कौन कौन से द्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आइए, कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एवं ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ एवं सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। चलिए, ये अच्छी बात है। फिर आइए प्रश्नों को देखते हैं।
लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। तो यह अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। इसका विवरण देखते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट दक्षिण पश्चिम भारत से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल देख लीजिए कितना है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इसमें से केवल 10 आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा 4.80 वर्ग किलोमीटर द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉट अथवा एंडरॉथ, जिसकी क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाली द्वीप है? तो न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट, पूर्वी भारत में। तो यह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। यह 1992 में बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न था। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वारीय उत्पत्ति का है, मृदा और निक्षेपण का है। उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं है। ये 1992-94 का पूछा हुआ बीपीएससी का प्रश्न है। इसका उत्तर ए होगा। आइए इसके अगले प्रश्न पे आते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 36, 27, 47। तो 36 द्वीप लक्षद्वीप में हैं। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ दोहरे का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मनिकॉय या हेनरी। तो मनिकॉय हो जाएगा, मिनिकॉय। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारत तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया था, एक बार 2006 में, फिर एक बार 2010 में। निम्नलिखित भारतीय द्वीप में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या सालसेत। तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत के दक्षिण भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई। तो मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र से अधिक है। इसका विवरण एक बार फिर देख लेते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पोर्ट ब्लेयर मुंबई वाले द्वीप से बड़ा है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र से अधिक है। परंतु अगर नगरीय दृष्टि से देखा जाए तो मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के नगरीय क्षेत्रफल से अधिक हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट। तो सालसेट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिसमें मुंबई शहर स्थित है। तो मुंबई शहर कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और ये सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र है, यह सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ऐसा बोल सकते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। द्वीप अवस्थिति व्यंत, श्योघर, पीमर, द्वारका, दीव, काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो देखते हैं इसका विकल्प क्या है। इसका विकल्प दिया हुआ है बी, 1 का 3, व्यंत, श्योघर, कच्छ की खाड़ी, फिर पीरम है 4, खंबात की खाड़ी, फिर द्वारका का 2 अरब सागर में, फिर दीव का 1 काठियावाड़ क्षेत्र में।
ठीक है, हो गया। फिर आइए इसका विवरण देखते हैं। पेंत शिवघर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंबात की खाड़ी, द्वारिका अरब सागर तट, देव कठियावाड़ तट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2 बार पूछा गया था, 2011 में और 2008 में। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। तो यह कच्छ के रन में स्थित है। कोरी क्रीक सरक्रिक रेखा जिस पर विवाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश? तो यह भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। सरक्रिक का विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद सरक्रिक कच्छ रन के क्षेत्र में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबी जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अगर कहीं पे आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा आज हम लोगों ने हिमरेखा एवं हिमनाद देखा, पठार देखा, तटीय भाग देखा जिसमें भारत की तट रेखा देखा, पूर्वी एवं पश्चिमी तट रेखा देखा, फिर द्वीप समूह देखें, फिर बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, फिर अरब सागर के द्वीप समूह। तो आज इसका दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने भारत के भूगोल में 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया। एक समान परिचय, दूसरा भौतिक विभाजन। तो ये 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल शुरू करेंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे ये भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ये इस श्रृंखला का चौथा लेक्चर था। तो आप लोगों ने अगर इसके पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसे जाकर प्लीज़ देख लीजिए और अपनी पढ़ाई एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट कीजिए, बताइए कि अगर कुछ दिक्कत है या आप लोगों को इसमें कुछ और इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, फैमिलीज, रिलेटिव्स जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें बिल्कुल शेयर कीजिए उन लोगों के पास। फिर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप लोगों के पास इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इसे आसानी से देख पाएँ। तो बस आपसे इतना ही कहना था। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।